नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य विषय को समझने की पहल पे काम कर रहे हैं और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस हिंदी साहित्य को हम अध्ययन करते हैं, जिस हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, वह हिंदी साहित्य एक्चुअल में होती होती क्या है, या उस विषय को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों होती है, उस विषय की प्रासंगिकता क्या है और हम हमारे दैनंदिन क्रियाओं में उस विषय की क्या ज़रूरत है, जो हमारे कहीं न कहीं लिए ज़रूरत महसूस होती है, हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसी उद्देश्य के साथ हम आज हिंदी साहित्य में जो साहित्य है, उस पे बात करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। चूँकि इससे पूर्व हम हिंदी हिंदी पर बात कर चुके हैं कि हिंदी क्या है और हिंदी में किस तरीके से वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ उसमें दिखाई पड़ती है और किस तरीके से वो भाषा के रूप में एक पहल करती है, एक माध्यम के रूप में दिखाई पड़ती है। आज हम साहित्य को समझेंगे और साहित्य का किस तरीके से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान करने में भूमिका होती है, इस ओर हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने एक चीज़ की है कि साहित्य को समझने से पहले हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि साहित्य होती क्या है, साहित्य का तात्पर्य क्या है, साहित्य हम किसे कहेंगे। इस बिंदु को जानकर जब हम इस बिंदु को एक तरीके से परिभाषित कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसे अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। चूँकि साहित्य शब्द पर यदि हम बात करें तो साहित्य शब्द सहित शब्द में यत प्रत्यय, जो यत प्रत्यय है उसके जुड़ने से कहीं ना कहीं इसकी इसकी निर्मिति हुई है, जिसका कहीं ना कहीं तात्पर्य यह है कि शब्द और अर्थ का समभाव। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी शब्द और अर्थ के मिलने से जो निहितार्थ नए शब्द की निर्मिति होती है, वह कहीं ना कहीं साहित्य को निरूपित करती है। संस्कृत में एक परिभाषा भी कहीं ना कहीं इसके परिभाषा मुकम्मल तौर पर व्याख्यायित करने के लिए यहाँ दिखाई पड़ती है, जिसमें यह लिखा भी गया है। इधर मैं इसे व्याख्यायित करने की कोशिश करता हूँ कि हितेन सहितम सहितम सहितस्य भावः इति साहित्यम। कहने का तात्पर्य है कि जो साहित्य है वह सहित के प्रयोजन से कहीं ना कहीं निर्मित हुआ है। सहित कहने का मतलब है जिसमें सबके और हित का तात्पर्य है कल्याण या भलाई या परोपकार की भावना। इन दोनों के समेकित जो शब्द से जो निर्मित भाव निकलता है वह यह है कि सबके प्रति सद्भाव रखने की जो जो पहल होती है, अर्थात ऐसी ऐसी धारणा जिसमें सबकी भलाई, सबके कल्याण, सबके सबके कहीं ना कहीं परोपकार की भावना निहित दिखाई पड़े। तो इस प्रकार की जो सोच होती है, इस प्रकार की जो भावना होती है, वही साहित्य को कहीं ना कहीं परिपूर्ण बनाने की कोशिश करती है। साहित्य का जो एक मूल केंद्रित जो भाव है वो हित की भावना से कहीं ना कहीं प्रेरित है, यानी जिसके अंदर सबके हित, सबके उपकार, सबके कल्याण की विचारधारा निर्मित की गई हो। अगर इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर धरा पे रहते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं एक गुण तो दिखाई पड़ता है जो अपने हित के विषय में सोचते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जिनमें खुद के लिए इच्छाएं निर्मित हैं, अपने बारे में या अपने हित के कहीं ना कहीं उपकार के लिए हमेशा निरंतर एक सजीवता दिखाई पड़ती है। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी दिखाई पड़ता है जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा है जो दूसरे के उपकार, दूसरे की कहीं ना कहीं भलाई, दूसरे की कहीं ना कहीं कल्याण की भावना भी निहित दिखाई पड़ती है। लेकिन उसमें भी अच्छाई और बुराई का पुट एक तरह से देखने को मिलता है। यही अच्छाई और बुराई को देखते हुए हम साहित्य को कहीं ना कहीं परिभाषित और परिमार्जित करने की पहल हम कर पाते हैं। तो साहित्य
चूंकि जिस साहित्य में सहित का जो भाव होता है वह इस संपूर्ण चराचर पृथ्वी पर एक एक सबके जो भावना होती है, इस सबके कल्याण की जो भावना होती है वो इसमें समेकित रूप से दिखाई पड़ती है। और यह देखने से महसूस होता है, जो हमारे आसपास यानी जो मनुष्य है, जो चिंतनशील प्राणी है, जो कहीं ना कहीं अनुभव करता है और उस अनुभव से जो भी कुछ अर्जित करता है, ये सारी सारी की सारी चीजें उससे संवेदनशील बनाने की कोशिश के लिए कहीं ना कहीं प्रभावशाली दिखती है। तो ये मनुष्य अपने आसपास जो भी कुछ घटित होता है, जो भी कुछ उसके आसपास दिखाई पड़ता है घटते हुए हो, या किसी किसी परिदृश्य के रूप में हो, या किसी सूचना के तौर पर सुनाई देता हो, वो सारी की सारी चीजें उसे कहीं ना कहीं चिंतनशील बनाने, उसे अनुभव जन्य बनाने, उसे किसी न किसी विषय पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और यही कहीं ना कहीं उसके अंदर भावों की निर्मित को पनपने की भी कहीं ना कहीं पहल करती हैं। तो साहित्य मनुष्य को भाव केंद्रित या संवेदना संवेदना से युक्त मनुष्य बनाने की पहल में एक प्रथम योजना या प्रथम पहल मानी जा सकती है। चूंकि मनुष्य के अंदर एक संवेदित और चिंतनशील प्रणाली देखने को मिलती है, चिंतनशील विचारधारा देखने को मिलती है, यही कारण है कि हमारे जो कवि हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो मनुष्यों को सर्वोपरि कहीं ना कहीं स्तर प्रदान करते हैं, प्राणियों में एक उच्च स्तर का प्राणी मानते हैं। और यह कोशिश करते हैं कि जो मनुष्य है वह दूसरे के कल्याण की भावना में ज़्यादा रत दिखाई पड़ता है, या रत दिखाई पड़ना चाहिए। वह स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि जीवन यापन करता है तो यह निश्चित तौर पर बुरा परिदृश्य है, बुरा सोच है। इस तरह की भावना अन्य प्राणियों में अर्थात पशु पक्षियों में दिखाई पड़ती है, तो यह तो सोचने योग्य नहीं है। लेकिन मनुष्यों के अंदर इस तरह की भावना यदि दिखाई पड़ती है तो निश्चित तौर पर यह चिंतन युक्त बात हो सकती है। मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता नामक एक कविता में इस बात की पहल करते हुए लिखा है कि जो मनुष्य है, जो निश्चित है कि वो भी अन्य प्राणियों की तरह से इस पृथ्वी पर आया है और उसे भी एक दिन चला जाना है। अर्थात वह अमरत्व होकर तो नहीं आया, उसे भी उसका भी एक दिन नाश हो जाना है। इसीलिए उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं अपने जो ये जीवन मिला है, जो अपना ये कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने के लिए एक जो जन्म मिला है, उससे कहीं ना कहीं एक कल्याण की भावना या कुछ इस तरह के कार्यों में रत हो जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा या परोपकार की भावना को जन्म देता हो और आजीवन उसे याद रखने की एक पहल कर जाता हो। इसी ओर संकेतित करते हुए उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने यह बताने की कोशिश की है कि जो मनुष्य है, जो जन्म मरण के इस बंधन में पड़ा रहता है, लेकिन इस बंधन में कहीं ना कहीं वह अपने भलाई, अपने कल्याण, अपने परोपकार की भावना को कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। लेकिन स्वार्थ सिद्धि और अपनत्व के लिए जीने से बेहतर है कुछ इस तरह के कार्यों को कर जाना, कुछ इस तरह के उपकार या चिंतनशील कार्य योजन कर जाना, जिससे कि जब तक वो पृथ्वी पर या धरा पर रहे तब तक तो उसके द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की कहीं ना कहीं गुणगान किया ही जाता रहे। लेकिन उसके मरने के बाद, उसके इस पृथ्वी पर जाने के बाद निश्चित तौर पर उसकी एक व्याख्या की जाती हो, उसके गुणों को कहीं ना कहीं गाया जाता हो, उसे याद किया जाता हो। तो इस पहल को वो प्रेरित करते हुए बताते हैं कि मनुष्य वही अच्छा मनुष्य है, वही सबसे सुंदर मनुष्य है जो पशुओं की प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं इतर जाकर, पशुओं की प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं हटकर मनुष्यता को कहीं ना कहीं अपने अंदर समेटता है और उसे
अपने अंदर जीता है। तो इस तरह की पहल करने वाला मनुष्य ही आगे चलकर एक मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त मनुष्य बन सकता है, और यही साहित्य का उद्देश्य भी होता है। तो इस तरह से साहित्य के उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए, साहित्य के गुणों को बताते हुए, साहित्य में निहित उन भावों को कहीं ना कहीं रचनाकारों ने, कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से निरूपित और उसे व्याख्यायित करने की कोशिश की है। साहित्य सहित की भावना से कहीं ना कहीं मनुष्य के उन्हीं भावों को उकेरता है, उन्हीं भावों को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि साहित्य में जो होना चाहिए वो उन्हीं की कहीं ना कहीं इसमें रूपरेखा देखने को मिलती है, और यह उम्मीद की जाती है या कोशिश की जाती है कि साहित्य में सार्थकता का भाव हो, सुंदरता और रमणीयता का कहीं ना कहीं समायोजन किया जाता हो, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सामाजिक हित की भावना इसमें निहित दिखाई पड़नी चाहिए। अर्थात वही अच्छा साहित्य है, वही सच्चा साहित्य है जिसमें सबके सहित की भावना हो, सबके कल्याण की भावना हो। यदि यह पहल साहित्य के माध्यम से किया जाता है तो वह निश्चित तौर पर साहित्य के उन मूल्यों, उन उद्देश्यों को पूर्ण करने की सबसे बड़ी कोशिश होती है। करने की ज़रूरत है कि मनुष्य एक ऐसा चेतनशील प्राणी है जो ज़्यादातर चिंतन की क्रियाओं में लीन रहने की कोशिश करता है, और यह कोशिश ये इसमें अनेकों प्रकार के ऐसे भी मनुष्य हैं जो स्वार्थ सिद्धि की भावना पे कार्य करते हैं। अर्थात कोई भी कार्य जब अपने लिए किया जाता है, अपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही केवल किया जाता है, तो इस प्रकार की कृतियाँ, इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार की क्रियाएं हमारे अपने लिए होती हैं, यह समाज के लिए नहीं होती हैं। इसीलिए उस प्रकार का कोई भी कार्य, चाहे वो लेखन के माध्यम से हो या किसी किसी और रचना के माध्यम से हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे चित्रकारी हो, या जो भी चीज़ जिसमें शामिल किया जा सकता है, वो साहित्य के दायरे में तो नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सहहित की भावना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और खुद के जो जो खुद के परोपकार की भावना उसमें कहीं ना कहीं शामिल दिखाई पड़ती है। तो इस तरह के काव्यों को हम साहित्य के अंतर्गत नहीं रह सकते। साहित्य, चूंकि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि साहित्य में जो साहित्य का जो भाव जो जो इसमें शामिल है कि सहित का जो भाव है, वह सहित की जो भावना होती है वो संपूर्ण चराचर जगत को, अर्थात यह सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब पे दया करने, सब पे परोपकार करने की भावना को कहीं ना कहीं इंगित करती है, प्रदर्शित करती है। यानी इस सृष्टि में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, जिन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने आसपास घटित होते हुए महसूस करते हैं, ये सभी कुछ हम अगर संवेदनशील मनुष्य हैं तो निश्चित तौर पर इस संवेदनशीलता का कहीं ना कहीं प्रभाव हम साहित्य में यह प्रदर्शित करते हुए या नज़र वहाँ पे रचित करते हुए कहीं ना कहीं हम दिखाई पड़ते हैं। अब ये साहित्य की जब हम बात करते हैं तो साहित्य में तीन तत्व हमें प्रदर्शित होते हैं। एक तो सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता कहने का तात्पर्य है कि कोई भी साहित्य तभी साहित्य की कोटि में ठहरता है जब उसमें सार्थक शब्दों का संयोग हो। सार्थक शब्दों के संयोग होने से कहीं ना कहीं साहित्य की पूर्णता प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसमें सुंदरता और रमणीयता की भावना समाहित होनी चाहिए। और तीसरा, जो सामाजिक हित की भाव को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता हो, यानी सबके हित की भावना उसमें अंतर्निहित हो। तो इस तरीके का जो भी स्वरूप हम देख पाते हैं या जो भी स्वरूप हम प्रदर्शित कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं अध्ययन करते हुए या एक तरीके से कवि के द्वारा या साहित्यकार के द्वारा जब हम उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर रचते हुए देख पाते हैं, ये सभी के सभी चीज़ हम साहित्य के इर्द गिर्द पाते हैं। तो साहित्य को अगर हम एक तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो साहित्य का तात्पर्य इस अर्थ में भी लगाना उचित होता है कि जब हम सबके प्रति प्रेम, करुणा और कल्याण के बारे में सोचना, समझना, देखना,
इत्यादि, ये सभी भावनाएं एक साथ इंगित करते हैं। यानी इन रूपों में हम कहीं ना कहीं अपने भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपने आसपास कोई घटना हो रही है, यदि हम संवेदनशील व्यक्ति हैं तो उन सभी घटनाओं से कहीं ना कहीं हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और यह प्रभावशीलता हमारी इस प्रकार की होगी कि हम उस घटना के सुख से कहीं ना कहीं सुखी होंगे और दुख में कहीं ना कहीं दुखी होंगे। तो यह भाव यदि हमारे अंतर्मन में होता है तो यह निश्चित तौर पर साहित्य का चरम बिंदु कहा जा सकता है। यही कारण है कि जब हम किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं या किसी भी दृश्य को देखते हैं या किसी भी संगीत या नाटक को कहीं ना कहीं हम मंचित होते हुए देखते हैं तो हम संवेदनशील हो उठते हैं। जिस तरीके का मंचन या जिस तरीके का साहित्य उस पात्र यानी जो उसमें इंगित पात्र है उसके उसके द्वारा कहीं ना कहीं प्रदर्शित कराया जाता है, ठीक उसी तरह की भावनाएं, ठीक उसी तरह की वेदनाएं हमारे भी अंतर्मन में प्रदर्शित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो यह सारी चीजें जो साहित्य में कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती हैं, साहित्य में घटित होते हुए दिखाई पड़ती हैं, ये घटनाएं ही हम एक बड़े स्वरूप में कहीं ना कहीं साहित्य के अंतर्गत हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं। साहित्य के जो जो स्रोत हैं, जो जो कहीं ना कहीं इकट्ठा करने का मैटर है, जिस तरीके से हम उसे अर्जित करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम दिया है। यानी जो साहित्य है वह ज्ञान राशि का संचित प्रतिबिंब है। ज्ञान राशि कहने का तात्पर्य है कि जितना कुछ हम अर्जित कर पाते हैं, चाहे वो बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, जो कुछ भी हम अपने ज्ञान में अर्जित करते हैं, वो ज्ञान राशि जब एक समय के बाद वो हमें तर्क वितर्क करते हुए, कुछ विचार करते हुए, कुछ कुछ सृजन कार्य की ओर उद्यत करती है, तो यही सृजन कार्य हमें साहित्य के रूप में परिणित होता हुआ दिखाई पड़ता है। यह एक बात यहाँ गौर करने की जरूरत है कि जैसे साहित्य से इतर कुछ विषय हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, और विभिन्न प्रकार के जो जो एक तरीके से भौतिक विज्ञान है, गणित है, इस तरह के विषयों को यदि आप पढ़ते हैं तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसमें जो भी चीज़ें हैं वह मनुष्य के लिए जरूर, मनुष्य के हित के लिए जरूर कहीं ना कहीं प्रदर्शित की जाती हैं। लेकिन उनको पढ़ने के बाद किसी भी मनुष्य की मनोभावों में कहीं परिवर्तन इस तरह से नहीं होता कि वह उन साहित्य को या उन विषयों को पढ़ने के बाद से वो आंखों से आंसू गिराता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन साहित्य एक ऐसा विषय है कि इसको अध्ययन करने के उपरांत, इसको पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने स्वरूप में वह नहीं रह जाता जो उस रचना को पढ़ने से पूर्व होता है। कहने का तात्पर्य, अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि यदि कोई व्यक्ति कोई फिल्म देख रहा हो तो फिल्म देखने से पहले जो व्यक्ति होता है वह फिल्म देखने के बाद नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्यक्ति के मनोविकारों में जो उसके मानसिक जो जो सूचनाएं हैं, जो ज्ञान है, उसमें कहीं ना कहीं संवर्धन होता है। और साथ ही तमाम तरह के जो सोच होते हैं, जो दृष्टियां होती हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। तो यह केवल और केवल साहित्य में ही संभव है। अन्य जो लेखन कार्य है, जो विषय हैं, उनमें ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। तो ये साहित्य की एक अपनी मानकता है, साहित्य का अपना एक दायरा है। चूंकि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साहित्य का संबंध मनुष्य से होता है। और जब मनुष्य से इसका संबंध है तो चूंकि यह मनुष्य के हृदय को परिष्कृत करता है। साहित्य मनुष्य को जीवन जीने के विवेक को डेवलप करता है, विवेक को प्रदान करने की कोशिश करता है। यानी मनुष्य किस तरीके से अपने जीवन को सद कर या अपने जीवन को किस तरीके से व्यवस्थित करके जीवन यापन करे, इसको बताने की कोशिश करता है। अगर इसका एक उदाहरण हम देने की कोशिश करते, जैसे एक चक्कू है, तो विज्ञान ने उस चक्कू को हमारे कहीं ना कहीं सुविधा के लिए बनाया है। लेकिन
उसी चाकू से हम किसी की हत्या भी कर आसानी पूर्वक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें विज्ञान तो एक 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 कहीं न कहीं आपके सहयोग या सहायता के लिए निर्मित किया है कि चाकू आसानी पूर्वक हम सब्जियों को या फल को आसानी से काट सकते हैं, उसे बारीक बना सकते हैं। तो इसके लिए सहयोगी भूमिका चाकू का निभाया जा सकता है। लेकिन यदि हम विवेकहीन हैं, यदि हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि हम सही कार्य कर रहे हैं या गलत, तो निश्चित तौर पर उस चाकू से हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं। तो यह हत्या न करने का जो भाव है, ये किसी को कहीं ना कहीं रोकने का जो भाव है, किसी को सही दिशा देने का जो भाव है, वह साहित्य के माध्यम से ही किया जा सकता है। साहित्य ही उसे एक दृष्टि प्रदान करती है। तो इस तरीके से यह स्पष्ट है कि जो साहित्य है वह कहीं ना कहीं मनुष्यों में बुद्धि, विवेक, संवेदना, मानवता व भाईचारे की भावना को प्रकट करने की कोशिश करती है। तो ये साहित्य का एक विस्तृत जो स्वरूप हम देख पाते हैं, जो विस्तृत कहीं ना कहीं नजरिया देख पाते हैं, यह हमें देखने को मिलता है। यही कारण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो साहित्य है उसको जो मनुष्य है, मनुष्य को ही साहित्य का लक्ष्य माना है। जो मनुष्य है उसको साहित्य का लक्ष्य माना है। और वो लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। वो कहते हैं कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। यदि मनुष्य सर्वोपरि है तो उस मनुष्य के हित में अगर कोई कार्य किया जा रहा है, तो वैसी रचना या वैसा कोई भी लेखन कार्य वह साहित्य की उच्च श्रेणी में रखा जा सकता है। उन्हीं का एक परिभाषा है, एक कोटेशन है जो काफी चर्चित है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वागजाल, मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातरता और संवेदनशीलता न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। निश्चित तौर पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनकी यह परिभाषा एक प्रासंगिक और व्यापक स्तर में दिखाई पड़ती है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक एक वागजाल जो हम वाणी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करते हुए, विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को प्रदर्शित करते हुए जो साहित्य को रचने की कोशिश करते हैं, साहित्य को निर्मित करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में हम अगर उसे समझते हुए या कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण कार्य करते हुए नहीं कोशिश करते हैं, तो यह निश्चित तौर पर हम एक सुव्यवस्थित या सरल स्वभाव रूप की रचना को कहीं ना कहीं सृजित करने का कार्य नहीं करते। तो यह कहीं ना कहीं मनुष्य के हित में होनी चाहिए, मनुष्य के कल्याणकारी होनी चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी मानना है। यह तय है कि जो साहित्य होता है वह मनुष्य की चेतना को जगाने की कोशिश करता है। जो मनुष्य की चेतना है, जो जो उसे कहीं ना कहीं जागरूक बनाने की कोशिश करता है। चेतना का सीधा संबंध दृष्टि से होता है, यानी जो उसकी देखने का नजरिया है, जो उसकी सोच या समझ को विकसित करने का जो स्वरूप है, वह कहीं ना कहीं साहित्य में दिखाई पड़ता है। साहित्य ही विविध प्रकार के सूचनाओं को, विविध प्रकार के दृष्टियों को कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंतर्मन में यह अपेक्षित करता है, यह भरने की कोशिश करता है कि वह किसी भी घटना को, किसी भी दृश्य को किन किन दृष्टियों से देख सकता है या कैसे देख सकता है, उसके गुण अवगुणों की पड़ताल किस प्रकार से वह कर सकता है। तो यह सब कुछ कार्य चूंकि साहित्य अपने अपने स्वरूप से, अपने लेखन से, अपने तार्किक गुणवत्ता से करता है। यह तय है कि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आसपास में तमाम तरह की घटनाएं, परिघटनाएं हमारे घटती रहती है, और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो ये प्रभावशीलता हमारे जीवन में इस तरीके से कहीं ना कहीं घर कर जाती है कि हम उसके जीवन को
या सामाजिक उस परिवेश को अपने जीवन में अपनाने से वंचित नहीं रह सकते। सुमित्रानंदन पंत का एक कोटेशन है, साहित्य को समझने में यह हमें कहीं ना कहीं लाभान्वित महसूस होता है। वो लिखते हैं कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। बहुत ही सरल और सूक्ष्म तरीके से उन्होंने व्याख्यायित किया है कि जो साहित्य है वह अपने व्यापक अर्थ में, माने विस्तृत अर्थ में, जो मानव है, मानव जीवन की गंभीर व्याख्या करता है। यानी मनुष्य किस तरीके से जीता है, किन किन पहलुओं को वो अपने अंतर्मन में पालता है, किस तरीके से समाज में रहते हुए भी समाज के उन सभी घटनाओं परिघटनाओं को जीता है, महसूस करता है, भोगता है और खुद ही वो शोषित होता है और शोषण करता भी बनता है। तो ये सारे के सारे गुण मनुष्यों के अंतर्मन में अगर हम देख पाते हैं तो ये साहित्य हमें शीशे की तरीके से खोलता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि हम साहित्य को अपने जीवन के करीब पाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी एक बड़ा एक अच्छा कोटेशन दिया है। उन्होंने लिखा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। यानी साहित्य में एक एक पक्ष जो जीवन से लेकर जन्म से लेकर मरण तक सारे जीवन के उन पहलुओं को जो हम जीते हैं और अपने आसपास में कहीं ना कहीं देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसको अनुभव करते हैं, वो सभी कुछ हम साहित्य के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द पाते हैं। तो इसलिए साहित्य की जब आलोचना की जाती है तो हम मनुष्य की आलोचना के रूप में देखते हैं, समाज की आलोचना के रूप में देखते हैं। तो इन सब बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य के भीतर संवेदनाओं के जितने भी सारे वागजाल हैं, वे जितनी सारी अवस्थाएं हैं, उन सभी अवस्थाओं में थोड़ी थोड़ी जागृति लाने का जो कार्य करता है वो साहित्य करता है। यानी जितनी भी सारी विडंबनाएं हम समाज के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द देख पाते हैं, जितनी भी समस्याएं हमारे आसपास घटित होती हैं, उन सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं स्वरूप हम साहित्य में प्रदर्शित होते हुए, कहीं ना कहीं चित्रित होते हुए देख पाते हैं। ज्ञान विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वह दर्शन शास्त्र हो, चाहे वह इतिहास हो, चाहे वह भूगोल हो, चाहे वह राजनीति शास्त्र हो, इन सभी स्थितियों में एक ही उद्देश्य हमें निहित दिखाई पड़ता है कि मनुष्य का निर्माण कैसे किया जाए। उनके उनके जो विचार हैं, उनमें जो तार्किकता के गुण हैं, चाहे उनमें सूचनाओं का जो गुण है, वो कैसे समृद्ध बनाया जाए। लेकिन इन सब से इतर साहित्य एक ऐसी रचना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने, मनुष्य को एक संवेदनशील मनुष्य बनाने, मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों को उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो यह सूचना देने की कोशिश तो एक 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 समय अंतराल के अनुसार करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त वह मानवीय प्रवृत्तियों को डेवलप करने, मानवीय प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं उनमें भरने की यह परख करता है। इसीलिए साहित्य एक बड़े और व्यापक स्तर पर अपनी एक, तो हम लोगों ने ज्ञान विज्ञान के जितने भी शाखाएं हो सकती हैं, उन सभी शाखाएं, चाहे वह दर्शन शास्त्र हो, चाहे वह भूगोल हो, चाहे वह इतिहास हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे सामाजिक शास्त्र हो, जितनी भी शाखाएं हो सकती हैं, उन सभी शाखाओं का एक ही उद्देश्य लगभग दिखाई पड़ता है कि मनुष्य का निर्माण कैसे किया जाए, मनुष्य के अंदर तथ्यों का कैसे सूचनाओं का कैसे संग्रहण किया जाए। तो यह एक तरीके से संग्रहण करने की क्षमता इन जो ज्ञान विज्ञान की जो शाखाएं हैं, इनके माध्यम से की जाती है। लेकिन जो साहित्य होती है वह सीधे सीधे मनुष्य का निर्माण करने की बात करती है। यानी मनुष्य के अंदर संवेदनशील गुण कैसे डेवलप हो, कैसे उन्हें मनुष्यता के पाठ को पढ़ाया जा सके, किस तरीके से मानवीय गुणों को कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में सृजित किया जा सके, इन सभी बिंदुओं पर कहीं ना कहीं बात की जाती है। तो ये सभी पहलू हम साहित्य के अंतर्गत देखते हैं, साहित्य में निहित देखते हैं। इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने की कोशिश हमारा समाज भी करता है
और समाज एक व्यापक स्वरूप को परिभाषित करता हुआ नजर आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जितने भी घटनाएं परिघटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है, हम उस समाज से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कोटेशन है जो साहित्य को ही परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जो साहित्य है वह समाज का दर्पण है। यानी जो कुछ भी साहित्य में हम पढ़ते हैं वो हमारे समाज का कहीं ना कहीं प्रतिफलन है, कहीं ना कहीं वो घटनाएं परिघटनाएं समाज में घटित होते हुए दिखाई पड़ती हैं। उसी का स्वरूप हम साहित्य में देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। बालकृष्ण भट्ट ने भी साहित्य को कहीं ना कहीं समाज से परिभाषित करते हुए लिखा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जन समूह कहने का तात्पर्य है जो जन जीवन है, जो जनता है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं हृदय का विकास क्या है, साहित्य है। रामविलास शर्मा जी ने भी एक अच्छी परिभाषा रचित करने की कोशिश की है। लिखा है उन्होंने कि साहित्य जनता की वाणी है। जो साहित्य हम पढ़ते हैं, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा कहीं ना कहीं विकास करता है, वह जनता की वाणी है। जो जन समाज अपने जीवन में कहीं ना कहीं फलित होता हुआ, घटित होता हुआ, जीवन जीता हुआ, प्रदर्शित करता हुआ नजर आता है, उसी की वाणी हम साहित्य में देखते हैं और समझते हैं। उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। वो आगे इसी परिभाषा को पूर्ण करते हुए लिखते हैं कि जो साहित्य है वह जातीय चरित्र का दर्पण है और प्रगति के पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। कहने का तात्पर्य है, चाहे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वह बालकृष्ण भट्ट हो, चाहे वह रामविलास शर्मा हो, सभी ने एक ही चीज को ज्यादातर इंगित करने की कोशिश की है कि वह समाज में जो भी घटनाएं परिघटनाएं घटित होती हैं, समाज में जो भी व्यक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता हुआ, महसूस होता हुआ, जीता हुआ संवेदनशील बनता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं परोपकार की जो भावना उसके अंतर्मन में आती है, तो यही चरित्र, यही जो जो उसकी मनोवृत्ति है वह साहित्य में रेखांकित होती हुई नजर आती है। इसी कारण साहित्य वही है जो समाज में घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो साहित्य वह करता है जिससे समाज या राष्ट्र को खूबसूरत बनाया जा सके। यानी साहित्य एक तरीके से हमें सुंदर और एक व्यवस्थित राष्ट्र के निर्माण की तरफ फलित करता है, उसको संदेश देता है कि हमें किस तरीके से उस क्रांतिकारी भाव को, उस हिंसात्मक प्रवृत्ति को त्याग कर एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं फलित होना चाहिए। हमें किस तरीके से सद्भाव, सबके बीच प्रेम, आपसी भाईचारा और एक दूसरे की कल्याणकारी सोच को कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में बैठाना चाहिए। तो ये सभी कुछ हमें साहित्य के माध्यम से दिखाई पड़ता है। साहित्य हमें उन सभी हिंसात्मक प्रवृत्तियों से रोकने की कोशिश करता है, चाहे वह युद्ध हो, चाहे वह मारपीट हो, चाहे वह लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वह हिंसा के कोई भी पहलू क्यों ना हो, चाहे वह मनुष्य मनुष्य के बीच हो, चाहे मनुष्य या जो अन्य जो प्राणी हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो या जानवर हो या विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जो भी हैं, उन सभी के प्रति हमें संवेदनशील बनाने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो साहित्य है। तो इस तरीके से साहित्य के एक विस्तृत स्वरूप में कितना कुछ समाहित होता है, हम इसे पढ़ने के बाद ही समझ पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल की का यह कोटेशन या यह परिभाषा हमें यहाँ नहीं भूलना चाहिए जब वह लिखते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तो वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो साहित्य है वो मनुष्य के चित्तवृत्तियों यानी हृदय का परिष्कार करता है, हृदय को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करता है, हृदय में कहीं ना कहीं मानवता या मानवीय गुणों को भरने की कोशिश करता है। तो ये प्रतिबिंब, यह जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है, यह साहित्य के माध्यम से ही हो पाता है। प्रेमचंद जी ने
इसी को कुछ अलग स्वरूप में प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। और उन्होंने यह बताने की कोशिश किया है कि जो साहित्य है वो राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि राजनीति के आगे चलने वाली मशाल जलाते हुए चलने वाली सच्चाई है। तो ये एक तरीके से दिशा देने वाली, यानी एक एक सही राह क्या है, सही कार्य क्या है, सबके विकास के कार्य क्या है, सबके हित के बात कैसे की जा सकती है, यह एक तरीके से पूर्ण करने का, इसमें कहीं ना कहीं सबके सहयोग का भाव हम देख पाते हैं। तो यह साहित्य के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि साहित्य समाज से अपने लिए तत्व लेता है और उसी उसी ही तत्व को पुनः लोगों में बांट देता है। तो यह साहित्य का एक परम और सत्य गुण है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक रचनाकार, एक दूरदर्शी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इसको सृजित करता है, इसको कहीं ना कहीं लेखन करने का कार्य करता है, इसको रचने का कार्य करता है, उन सभी गुणों से कहीं ना कहीं परिचित होता है कि किस तरीके से मनुष्य को मनुष्य के तत्वों से कहीं ना कहीं परिपक्व होना चाहिए, उनके अंदर मन में समाहित होना चाहिए। अब हम एक बात यह भी समझ लेने की कोशिश करें कि जो साहित्य होती है, हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, या हम इस साहित्य को पढ़कर क्या जान सकते हैं। तो विविध जो भी हम अभी तक बात किए, जो भी पहलुओं पर हम लोगों ने बात रखी, उससे यही निकल कर आता है कि साहित्य एक बेहतर इंसान बनाने की वकालत करता है। यानी जब हम साहित्य को अच्छे तरीके से पढ़कर अपने अंतर्मन में उसको बैठाते हैं, अंतर्मन में उसको कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करते हैं, तो हमें यही सीख मिलती है कि हमें एक नैतिक व्यक्ति बनने की, हमें एक जिम्मेदार पुरुष बनने की, एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति बनने की, और जिम्मेदार जो भी हमें जिम्मेदारी मनुष्य के रूप में मिलती है उसको पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह पहल या यह वकालत साहित्य भली भांति निभाता हुआ दिखाई पड़ता है। यह हमें आत्म मूल्यांकन करने की भी एक परख देता है, एक दृष्टि देता है, ताकि हम उन सभी गलतियों को, उन सभी समस्याओं पर चिंतन मनन कर सकें, तार्किक विश्लेषण कर सकें, और उसमें जो भी खामियां हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं सुधार सकें। दूसरी चीज है कि यह हमारे अंदर प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया, कहीं ना कहीं इस तरह की भावनाओं को डेवलप करने, उनको कहीं ना कहीं परिष्कृत करने की कोशिश करती है। यदि हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हम निश्चित तौर पर एक संवेदनशील व्यक्ति, एक एक भावुक व्यक्ति, एक मनोविकार से परिपूर्ण व्यक्ति बनने की भी चेष्टा रखते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। तो साहित्य इन सभी बिंदुओं पर पहल करती है और यह बताने की कोशिश करती है कि हमें किसी भी व्यक्ति, जो हमारे ही तरीके का जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है, उस व्यक्ति के साथ किस तरीके से हमें भाईचारे का, दया प्रेम का, और उसके साथ एक मनुष्यता का व्यवहार करने की जरूरत होती है। साहित्य हमें एक दृष्टि भी देती है, एक नजरिया भी देती है, ताकि हम किसी भी चीज को, चाहे वो हमारे हित के लिए हो या अहित के लिए हो, हम उसे सही रूप में पहचान सकें और सही मूल्यांकन कर सकें। इससे क्या होगा, इससे हमें एक दृष्टि मिलेगी और हम सही और गलत का निष्कासन कर सकते हैं, हम सही गलत की परख कर सकते हैं। समाज की गलतियों से भी रूबरू कराता है। ये जो भी समाज में घटित हो रही है, चाहे वो हमारे साथ शोषण हो, चाहे हमारे अधिकारों का हनन हो, चाहे हमें हमारे ऊपर अधिकार किसी तरह की बुराइयों को थोपने का कार्य हो, ये सभी कुछ हमें अगर कोई दृष्टि देता है, कोई दिखाने का कार्य करता है, कोई सही राह बताने का कार्य करता है, तो यह साहित्य ही है, जिससे हम इसको व्यापक तरीके से समझ और सहज रूप से जान सकते हैं। साहित्य जीवन को समृद्ध बनाता है। जो हमारा जीवन है, हम जब एक व्यवस्थित मनुष्य के रूप में जीते हैं और हम दूसरे को भी अपने ही जैसा, अपने ही भाई बंधु के रूप में देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में संवेदनशील या एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पाते हैं। तो इस तरीके से वह
जो मनुष्य का जीवन है उसको समृद्ध बनाने की कोशिश करता है। और यह समृद्धशीलता कैसे बनती है? जब हम संवेदनशील का गुण, हमारे अंदर भावुकता का गुण उत्पन्न होता है। और यह भावुकता, संवेदनशीलता का गुण तभी आ पाता है जब हम किसी भी घटना पर, किसी भी परिघटना पर, किसी भी तत्व को लेकर सही गलत का निर्णय एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, एक अच्छे विचारक के तौर पर कर पाते हैं। तो यह कार्य हमें कराता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी कार्य हैं, जैसे उन्नति कैसे की जा सकती है, अपने जीवन में उन्नति कैसे हो, अपने जो भविष्यगामी कोई योजना है तो उस पर चिंतन हम कैसे कर पाएं, तथा हमारे जीवन में आ रही उन खामियों को, उन परेशानियों को हम दूर कैसे कर पाएं, इन सब पर एक नजरिया, एक दृष्टि देने का कार्य यदि कोई करता है तो वो साहित्य ही है। तो साहित्य के इतने व्यापक, इतने विस्तृत फलक को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि साहित्य अपने आप में एक व्यापक स्वरूप प्रदर्शित करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ यह समझने और जानने की कोशिश हम लोगों ने इस परिभाषा के माध्यम से करते हुए साहित्य के उन सभी बिंदुओं को जाना, समझा और यह कोशिश किया कि साहित्य को समझ सकें, जान सकें कि किस तरीके से साहित्य अपने आप में एक विस्तृत फलक को संदर्भित करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं और पुनः आगे हम कुछ और इसी तरह की बिंदुओं को लेते हुए, साहित्य से जुड़े उन पहलुओं को लेते हुए आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।